जय हिंद दोस्तों। श्री लर्निंग ब्लॉग्स चैनल में आपका स्वागत है। आपको अवगत कराते चलें कि लर्निंग ब्लॉग्स को रीनेम करके श्री लर्निंग ब्लॉग्स में कन्वर्ट कर दिया है ड्यू टू सर्टेन रीज़न, तो डोंट बी कन्फ्यूज्ड। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था सीटेट 2019 का पेपर 1 और उसमें देखा था सीडीपी यानी 1 से 30 क्वेश्चन, 1 to 30 क्वेश्चन ऑफ सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के। उसके आगे का पेपर आज सॉल्व करते हैं। उसका आगे का सेक्शन आता है मैथमेटिक्स यानी क्वेश्चन नंबर 31 to 60। अब आपको पता है कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे वाइट बोर्ड है, मार्कर है, माइक है, कैमरा स्टैंड। तो उसकी व्यवस्था में लगा हुआ हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड सॉरी, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो उसके आगे का पोर्शन देखते हैं, यानी हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 to 60 क्वेश्चंस को इसके बाद वाले पार्ट में कवर अप करेंगे। उसके आगे देखते हैं यानी फ्रॉम 61 to 90। तो थर्ड पार्ट क्या आता है? थर्ड पार्ट आता है आपका सीटेट का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पर्यावरण अध्ययन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? अ पर्सन बोर्डेड एन एक्सप्रेस ट्रेन ऑन 29 November 2019 at Surat for Nagarkoli. The train departed from Surat at 19:45 hours and reached Nagarkoli at 11:45 hours on 1st December 2019. If the distance between Surat and Nagarkoil by train route is nearly 2120 km, the average speed of the train during this journey was प्लस 11:45 से 11:45 यानी 23:45 से 11:45 कितना हो जाएगा? 12 घंटे। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस आपके क्वेश्चन में दिया है 2120 यानी 2120। और टोटल टाइम अभी हमने कितना निकाल लिया है? टोटल टाइम हमने निकाला 24 + 4 + 12 यानी कितना हो गया? 24 4 28, 28 2 30 और 10 40। कितने? 40। इसको काट लेंगे, जीरो जीरो कट तो गया। उस हिसाब से इसका आंसर क्या बन गया? अब उस हिसाब से इसका आंसर 53 किलोमीटर पर आवर। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। क्या आया? 53 किलोमीटर पर आवर। ओके, अंडरस्टैंड। अगर आपको कंफ्यूजन है तो वीडियो पॉज करके आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम यानी निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? सुनीता विलियम या बचेंद्री पाल या सूर्यमणि या कर्णम मलेश्वरी। तो सबसे पहले देख लेते हैं सुनीता विलियम। सुनीता विलियम कौन है? सुनीता विलियम आप जानते हैं कौन है? अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं। सुनीता विलियम इज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जिसने सबसे ज़्यादा टाइम एज अ वुमेन स्पेस वॉक में बिताया। सबसे ज़्यादा टाइम स्पेस में बिताया एज अ वुमेन। तो सुनीता विलियम तो है नहीं, यानी सुनीता विलियम इज नॉट करेक्ट आंसर। बचेंद्री पाल भी आप जानते हैं। बचेंद्री पाल कौन है? बचेंद्री पाल इज फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। सूर्यमणि कौन है? सूर्यमणि है फाउंडर ऑफ तोरंग। ये तोरंग क्या है? तोरंग इज अ ट्राइबल राइट। सूर्यमणि कौन है? सूर्यमणि है फाउंडर ऑफ तोरंग, याद रखिएगा। और ये तोरंग क्या होता है? तोरंग इज अ ट्राइबल राइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्णम मलेश्वरी। क्या हो जाएगा? कर्णम मलेश्वरी यानी फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो कर्णम मलेश्वरी कौन है? कर्णम मलेश्वरी इज अ इंटरनेशनल वेट लिफ्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट्स यानी नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो देखते हैं। तो ये बीट रूट, पोटैटो, जिंजर। तो आपको पता है पोटैटो क्या है? पोटैटो स्टेम है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएगा। पोटैटो स्टेम है तो ये नहीं हो पाएगा। फिर आपको बताते चलें कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट। रूट क्या है, तो आपको पता है कि टर्मरिक भी रूट नहीं होता है, फिर यहाँ स्वीट पोटैटो भी रूट नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैरेट, बीट रूट और रेडिश। कैरेट, बीट रूट और रेडिश, यानी ऑप्शन नंबर 4, चौथा ऑप्शन एकदम सही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, पोटैटो स्टम होता है, टर्मरिक भी उसका स्टेम का ही पार्ट होता है, और स्वीट पोटैटो भी स्टम का ही पार्ट होता है, इसलिए कैरेट, बीटरूट और रेडी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन। डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता है डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट ओक पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। डेजर्ट ओक कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट ओक पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, यानी ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही है। तो क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेपेंथीस अ प्लांट विच हंट। यानी नेपेंथीस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके लिए आपको नेपेंथीस के बारे में एक शॉर्ट नोट्स पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तैयार किए हैं। आइए पहले उसको देखते हैं, उसको देखते ही आपको इसका आंसर क्लियर समझ में आएगा। हेंस इसका ए और बी करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट ए और बी होगा। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज डांडी सी शोर लोकेटेड वेयर महात्मा गांधी डिड हिज फेमस मार्च बिफोर इंडिपेंडेंस। यानी भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में स्थित है ये है दांडी। कहाँ से, जाहिर सी बात है दांडी यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई थी, गुजरात से। ये सबको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 67। 67 क्या बोल रहा है, हाई फीवर विथ शेवर, हाई फीवर विथ शीवर कैन विच कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ केनकोना ट्री इज। यानी उच्च ज्वार के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह है, क्या होगा। तो देखते हैं। तो चिंकोना ट्री से उपचार किया जा सकता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 मलेरिया। क्योंकि मलेरिया क्या है, मलेरिया किससे ट्रांसमिट होता है, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय बाइटिंग ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम पैरासाइट द्वारा होता है, और ये ट्रांसमिट होता है किसके जरिए, मॉस्किटो के जरिए। और इसका उपचार किसके जरिए किया जा सकता है, इसका उपचार किया जा सकता है किनकोना ट्री। ठीक है, यानी किनकोना ट्री के पेड़ के छाल से इसका उपचार किया जा सकता है। इट कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ किनकोना ट्री, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, मलेरिया को आप किनकोना ट्री के छाल से सही कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है, अ डॉक्टर इज लोकेटेड एट एक्स, a doctor is located at X and his hospital is located at Y. There is no straight line from the doctor's house to the hospital, so the doctor first goes to A, which is 600 meter due east, X then goes to B, which is 450 मीटर। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले से पता है डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और डायरेक्शन का क्वेश्चन है, सॉल्व करने के लिए फिर से पेपर और पेन की जरूरत पड़ेगी। तो आइए मिलके सॉल्व करते हैं और इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, विथ रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटल, घर किस डायरेक्शन में है, तो विथ रिस्पेक्ट टू हॉस्पिटल हाउस इज नॉर्थ वेस्ट, हेंस नॉर्थ वेस्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब ऑप्शन नंबर 2 दूसरा उत्तर एकदम सही है, नॉर्थ वेस्ट इज करेक्ट। ओके, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं सॉल्यूशन। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 69। चीरो इज द डांस
डांस फॉर्म ऑफ द पीपल ऑफ, यानी चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? चिराओ, चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं, झारखंड या मिजोरम या मणिपुर या मेघालय। तो आपको पता है झारखंड का फेमस डांस क्या है? झारखंड में पाइका है। झारखंड का डांस में बोल सकते हैं पाइका आता है एग्जाम में। क्या? पाइका। अगर झारखंड से आए तो याद रखिएगा पाइका। मिजोरम का क्या है? मिजोरम में क्या होगा? मिजोरम में होगा लाई हराओबा। क्या है मिजोरम का? लाई हराओबा। तो मिजोरम भी नहीं होगा, मिजोरम का लाई हराओबा। झारखंड में फेमस डांस जो है वो क्या है? पाइका है। मणिपुर का क्या है? मणिपुर का है चिराव। मणिपुर का क्या है? मणिपुर का चिराव है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, मणिपुर चिराव। मेघालय का भी बताते चले, मेघालय का लोहो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेघालय याद रखिएगा। क्या है इसका? लोहो। कई बार एग्जाम में आया है। मेघालय का फेमस डांस क्या है? लोहो, यानी मेघालय के लोग कैसा डांस करते हैं? तो लोहो। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से होंगे? तो इसको पढ़ने से पहले आइए हम इंडिया का मैप देख लेते हैं और उससे तो आसानी से हम पता कर पाएंगे कि तमिलनाडु का केरला ऊपर निकटवर्ती राज्य कौन सा है, यानी नेबरिंग आंध्र स्टेट्स ऑफ प्रदेश। तमिलनाडु। तो नेबरिंग मैप स्टेट देखते क्या हैं क्या है? केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन में चेक करेंगे। लेट्स सी इन द ऑप्शन, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश किस ऑप्शन में है, और फिर उसको करेक्ट हेंस मार्क करेंगे। पता चला हमें कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 4 इज करेक्ट, यानी चौथा सही है, क्योंकि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्या बोल रहा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग should not be the objective of teaching EVS at primary level as per NCF 2005। दोस्तों NCF 2005 का फिर से क्वेश्चन आया। जैसा कि मैंने आपको NCF 2005 के नोट्स और उसके साथ साथ MCQ क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हुए हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा 2 से 4 क्वेश्चन कंफर्म NCF 2005 के आ ही रहे हैं, हर पेपर में आ रहे हैं, चाहे वो 2019 का हो, 20 का हो, 21 का हो, और इस बार भी कई क्वेश्चंस आए हैं जो कि हम आगे आने वाले आपके वीडियोस में दिखाएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं। NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? क्या उद्देश्य नहीं है? तो देखते हैं क्या उद्देश्य नहीं है। तो टू नर्चर द क्रियोसिटी एंड रिलेटिविटी, टू नर्चर द क्रियोसिटी एंड रिलेटिविटी ऑफ चाइल्ड पर्टिकुलर इन रिलेशन टू द नेचुरल इन्वायरमेंट, ये सही है, बोलता है। नेक्स्ट, टू एंगेज द चिल्ड्रन इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड्स टू एक्टिविटीज टू एक्वायर बेसिक। अच्छा, एक चीज़ और आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आपको इंग्लिश में कुछ इशू होता है तो आप एक बार हिंदी में भी ज़रूर रीड करिएगा। तो बेसिक कंजनेटिव एंड साइकोमोटर स्किल थ्रू ऑब्जर्वेशन क्लासिफिकेशन, NCF 2005 इसके बारे में भी बताता है। टू ट्रेन चाइल्ड टू लोकेट एंड कॉम्प्रीहेंड रिलेशन बिटवीन द नेचुरल, बिल्कुल EVS में, यानी प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने के लिए भी बच्चों को शिक्षित किया जाता है। टू डेवलप प्रीशियस क्वांटिटेटिव स्किल एमंग चिल्ड्रन थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरमेंटल इशू, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्या है? पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास किया जाए। तो सटीक संख्यात्मक आपको यहीं से पता चल जाता है, संख्यात्मक यानी क्वांटिटेटिव। जब भी क्वांटिटेटिव की बात आए तो ये किस में आ जाता है? मैथमेटिक, यानी गणित। क्वांटिटेटिव समझ की बात करें, क्वांटिटेटिव स्किल मैथ से रिलेवेंट करता है, ना कि EVS से। ओके, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। NCF 2005 इसके बारे में, EVS के बारे में, EVS में इससे रिलेट नहीं करता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 72। EVS फॉर क्लास 3rd to 5th इज अ सब्जेक्ट एरिया विच टारगेट, यानी विच इंटीग्रेट्स, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। क्या संकलित करता है? देखते हैं। द कॉन्सेप्ट एंड इशू ऑफ साइंस, बिल्कुल नहीं, सिर्फ इसके लिए तो नहीं करता है।
यानी सिर्फ इसके लिए तो हम नहीं पढ़ते हैं तीसरे कक्षा 3 से 5 में। द कॉन्सेप्ट ऑफ इशू ऑफ साइंस, सोशल स्टडीज, एनवायरमेंटल, बिल्कुल सिर्फ साइंस, ईवीएस में हम सिर्फ साइंस के बारे में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ते हैं, सोशल साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में। अच्छा, तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ इशू ऑफ सोशल साइंस, सिर्फ सोशल साइंस के बारे में भी नहीं पढ़ते हैं और सिर्फ एनवायरमेंटल और साइंस के बारे में भी नहीं पढ़ते हैं, तीनों के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं, तीनों के बारे में पढ़ते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 73। क्या बोल रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस टू ईवीएस। तो ईवीएस इज अ सब्जेक्ट फ्रॉम क्लास 1st to 5th या फॉर क्लास 1st, 2nd ईवीएस taught through language and mathematics, for class 2nd, 3rd, 4th EVS, sorry, for class 2nd, 3rd, 4th issue and concern of EVS are taught through the language and mathematics। क्या बोला है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। तो इसमें क्या सही आपको दिख रहा है, ईवीएस इज अ सब्जेक्ट टॉट फॉर क्लास 1st to 5th, बिल्कुल नहीं, इसके ऊपर भी पढ़ाया जाता है, 7th 8th में भी है, तो ये तो नहीं होगा। फॉर क्लास 1st and 2nd ईवीएस इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, बिल्कुल सही है, यानी छोटी क्लास में कक्षा 1 और 2 में भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है, चिल्ड्रेन गेट लॉट्स ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन, दिस इंडिकेट्स दैट, यानी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है, क्या इंगित करता है, ईवीएस इज लर्न थ्रू रोट, यानी अध्ययन को याद करके सीखा जा सकता है, पर्यावरण अध्ययन को याद करके सीखा जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं बेस्ट क्या बोल रहा है, ईवीएस इज लर्न थ्रू इंफॉर्मेशन, ईवीएस इंफॉर्मेशन के जरिए यानी पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जा सकता है, तो ये तो ज़रूरी नहीं है। एक बार पहला तो चलो थोड़ा बैठ रहा है, लेकिन सेकंड तो एकदम नहीं। ईवीएस इज चाइल्ड सेंटर्ड, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, तो बिल्कुल सही जवाब है ये। टीचर सेंटर्ड बोल नहीं सकते, क्योंकि हमको शिक्षा देनी है बच्चों को, तो बच्चों पे ध्यान केंद्रित करके ईवीएस को बनाया गया, यानी पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। क्या है, बाल केंद्रित, ओके। तो तीसरा बेस्ट सूट कर रहा है इस ऑप्शन में, तो 74 का ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 75। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब थीम अंडर द थीम सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस। तो क्या बोल रहा है, सब थीम क्या है, ईवीएस सिलेबस का सब थीम क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। तो सुझावित प्रकरणों का उपकरण क्या है, आपने पढ़ा होगा, क्या है, एनिमल एंड प्लांट्स। तो इसमें देखते हैं एनिमल एंड प्लांट्स कहाँ पे है। अच्छा, एनिमल एंड प्लांट्स, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स तो है नहीं, फूड है नहीं। अच्छा, एनिमल और प्लांट्स की जगह पे यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स दिया है, और एनिमल और प्लांट अगर ऑप्शन में होता तो हम उसको देख ले, उसी को टिक करते, बट यहाँ पे सिर्फ एनिमल दिया है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर 3 पे जाएंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर एनिमल और प्लांट दोनों दिया होता तो वो बेस्ट ऑप्शन होता, सिर्फ एनिमल दिया है इसलिए हम एनिमल पे ही जाएंगे, अदरवाइज एनिमल और प्लांट दिया होता तो हम एनिमल और प्लांट पे जाते, यानी पेड़ और जानवरों पे, ओके। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 76। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर ईवीएस टीचर, यानी निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। तो देख लेते हैं शिक्षक के लिए क्या है, एड्रेस मल्टीकल्चरल डायमेंशन ऑफ डाइवर्स क्लासेस, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ठीक है, ये तो चलो बैठ रहा है, सही बोल रहा है। आगे देखते हैं, इनकरेजिंग चिल्ड्रेन टू प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस, ये कुछ ज़्यादा ही ये भी ठीक ही हो रहा, मतलब पर्यावरण अध्ययन के अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, ठीक है, प्रेरित करना, ओके, ये भी सही है। लीनियर अरेंजमेंट ऑफ 6 थीम्स, ये बिल्कुल नहीं है, यानी पर्यावरण के 6 प्रकरणों की रेखा योजना नहीं है। रिलाइंग ऑनली टेक्स्ट बुक, फिर से मैंने बताया था आपको इसके पहले वीडियो में भी, और हमेशा बोलता हूँ ऑनली, टोटली, ये सब आ जाए तो 90% तो वो गलत ही होगा ऑप्शन, तो पहले इसको काट दिए, एलिमिनेट कर दिए। अब ऑप्शन नंबर 1 और 2 पे ध्यान से दीजिए, तो ऑप्शन नंबर 2 और 1 में क्या
बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है, क्या बेस्ट इसका आंसर हो सकता है? फिर से एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन ईवीएस टीचर, यानी निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो क्या है? एड्रेसिंग मल्टीकल्चरल डायमेंशन ऑफ डाइवर्स क्लासरूम, ये बेस्ट आ रहा है। क्या? विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, यानी ऑप्शन नंबर 2 एकदम बेस्ट आ रहा है। ओके, ऑप्शन 2 भी रिलाई कर रहा है, बट बेस्ट हमने पहले ही बताया ईवीएस यानी सीटेट, यानी किसी भी एग्जाम में अगर 4 ऑप्शन होते हैं तो जो बेस्ट ऑप्शन मैच करता है हमको उसी को चूज करना होता है, और 76 का फर्स्ट बेस्ट चूज हो रहा है। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन एवीएस बाय द चिल्ड्रेन, यानी निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रेन, कम्युनिटी मेंबर ऑफ चिल्ड्रेन, टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस, डिस्क्रिप्शन एंड डिफिनेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस। तो सबसे पहली चीज़ें तो पार्टिसिपेशन होना तो बहुत ज़रूरी है, यानी बच्चों का सक्रिय भाग लेना जरूरी है। कम्युनिटी मेंबर ऑफ चिल्ड्रन ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी सही है। टेक्स्ट बुक भी होना कंपलसरी है। डिस्क्रिप्शन द डिफिनेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक ये ज़रूरी नहीं है, ये तो टीचर्स अपने से भी डिस्क्राइब कर सकता है, अपनी भी थिंकिंग उसमें डेवलप्ड कर सकता है। और बहुत से डिफरेंस विदाउट टेक्स्ट बुक बहुत से टेक्निक है जिससे बच्चों को सिखाया जा सकता है। तो यानी ए बी सी इसका सही ऑप्शन बैठ रहा है, और ए बी सी ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है आपको, यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, 78वां प्रश्न देखते हैं। चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली इंगेज्ड इन ईवीएस लर्निंग थ्रू, यानी चिल्ड्रन यानी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। किससे? नरेटिव से, स्टोरी से, अफेक्टिव एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बाय द टीचर से, अफेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बाय द टीचर से। वृतांत कहानियां, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, या शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, आपको भी पता है, कहानियां। बच्चों को कहानियां बहुत पसंद होती हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि बच्चों को कहानियां बहुत पसंद होती हैं। तो आप किसी भी टॉपिक्स को, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो आपका साइंस हो, अगर किसी भी टॉपिक को आप एज ए स्टोरी बच्चों को समझाएंगे तो बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहानियां यानी स्टोरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ईवीएस टीचर हु इनकरेज हिज और हर चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व एनिमल एंड मेक पिक्चर ऑन देयर ओन इज या आर, यानी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का क्या उद्देश्य है? मतलब कोई भी शिक्षक अपने बच्चों को अगर बोल रहा है कि आप एक जानवर की पिक्चर बनाइए, तो ऐसा उसके मन में क्या चल रहा होगा, उसका क्या मोटिव होगा? देखते हैं। डेवलप क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के मन में क्रिएटिविटी जागृत करने के लिए, यानी सृजनात्मक विकास करने के लिए। डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड डिज़ाइन, यानी ऑब्जर्वेशन और डिज़ाइन के लिए कि बच्चे को अवलोकन और डिज़ाइन स्किल यानी कौशल, रचना कौशल का विकास करने के लिए, यानी डेवलप्ड एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करने के लिए। तो अगर कोई भी बच्चा ड्राइंग बनाएगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर सृजनात्मक विकास यानी क्रिएटिविटी भी जागृत हो जाएगी। क्या? क्रिएटिविटी भी जागृत हो जाएगी। डिज़ाइन स्किल यानी ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्व भी कर पाएगा कि क्या क्या बनाना है। ठीक है। डेवलप एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन, यानी सौंदर्य, उसकी चित्र में एक सौंदर्यता भी निखर के आएगी। यानी ए बी सी तीनों, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। 79 का फोर्थ ऑप्शन एकदम सही है। 80 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। इन ईवीएस लर्निंग ऑफ क्राफ्ट एंड आर्ट वाइल वर्किंग इन ग्रुप इज इनकरेज्ड बिकॉज, यानी पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं? ग्रुप लर्निंग इज ईजियर। क्यों? क्योंकि ग्रुप लर्निंग ईजी होता है, यानी कक्षा में अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। ग्रुप लर्निंग इज ईजियर एंड वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन ऑफ द क्लास। कुछ ये तो मैच नहीं कर रहा, तो इसको तो रहने ही दो। ग्रुप लर्निंग प्रमोट पीयर लर्निंग। क्या? ग्रुप लर्निंग प्रमोट पीयर लर्निंग।
समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। हाँ, ये तो चलो ठीक बैठ रहा। ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर बनाता है, ये भी बिल्कुल सही है। ग्रुप लर्निंग हेल्प इन कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ, ये बिल्कुल नहीं है, जरूरी नहीं है कि ग्रुप लर्निंग से आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। तो कौन सा ऑप्शन बेस्ट बैठ रहा है? बी और सी, बी और सी ऑप्शन थर्ड पे है, यानी तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बी और सी, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स ऑफ ईवीएस लर्निंग? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन है? तो क्या है सबसे प्रभावशाली साधन? फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर से तो सीखते ही हैं, चलो वो अलग बात है, फैमिली मेंबर से तो सीखते हैं, सही बात है। मेंबर ऑफ कम्युनिटी, हाँ मेंबर ऑफ कम्युनिटी से भी सीखते हैं ना बच्चों, आप सब दोस्तों, हम सब सीखते हैं मेंबर ऑफ कम्युनिटी से भी, फैमिली मेंबर से भी सीखते हैं। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से भी सीखते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। क्लासरूम, डी क्लासरूम, तो ज़रूरी नहीं है कि क्लासरूम में, ये क्लासरूम में ऑटोमेटिकली आई थिंक सब आ जाएगा। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या है? क्लासरूम में भी सीखते हैं, ये भी याद रखिएगा, क्लासरूम में भी सीखते हैं, लेकिन मैंने बताया था बेस्ट ऑप्शन चाहिए हमें। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से अच्छे से सीखते हैं? तो सबसे अच्छे से सीखते हैं फैमिली से, फिर कम्युनिटी से और न्यूज़पेपर से, यानी ऑप्शन ए, बी, ए बी सी, ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 3, ए बी सी एकदम सही है। ए बी सी यानी कहाँ से? फैमिली से, कम्युनिटी मेंबर से, इसको सही कर देते हैं, ऑप्शन नंबर 3 यानी ए बी सी, फैमिली से भी सीखते हैं, कम्युनिटी से भी सीखते हैं और न्यूज़पेपर से भी सीखते हैं, बिल्कुल सही। क्लासरूम से भी सीखते हैं, बट यहाँ पे क्या बोला है? सबसे प्रभावशाली साधन क्या है? सबसे प्रभावशाली क्या है? मैं तो बोलता हूँ इन सब में भी अगर पूछता सबसे प्रभावशाली, तो सबसे प्रभावशाली क्या हो जाएगा? फैमिली मेंबर। उसके बाद क्या आता है सबसे प्रभावशाली? हमारा कम्युनिटी यानी आसपास के लोग। उसके बाद क्या है? न्यूज़पेपर, न्यूज़ मीडिया, ठीक है, और फिर लास्ट में आपका क्लासरूम आता है। तो सबसे प्रभावशाली यानी ए बी सी डी अगर दिया होता तो वो भी एकदम बेस्ट ऑप्शन होता है। ए बी सी डी यहाँ पे है नहीं, खाली ए बी सी है, इसलिए हम ए बी सी पे जाएंगे, ठीक है। ए बी सी डी होता तो ए बी सी डी होता, लेकिन यहाँ पे ए बी सी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी पे जाएंगे। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 80। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन ईवीएस? तो क्या है? ग्लोबल टू लोकल, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, अननोन टू नोन, नोन टू अननोन, यानी निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात। तो इसको हमने अपने नोट्स आरटीई 2009 और एनसीएफ 2005 दोनों में बताया है, क्या? ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसलिए बोला नोट्स एक बार ज़रूर पढ़िएगा, आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नोन टू अननोन, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 83। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन ईवीएस? यानी निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? याद रखिएगा, पूछ रहा है नहीं है। पोर्टफोलियो है, रेटिंग स्केल है, एंसिडोटल रिकॉर्ड वो भी है, और एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। ये एनुअल अचीवमेंट टेस्ट सिर्फ हम परफॉर्मेंस जानते हैं, क्या जानते हैं? सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए होता है, बाकी और कुछ नहीं। तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण नहीं है। क्या नहीं है? वार्षिक उपलब्धि परीक्षण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड वाइल असेसिंग चिल्ड्रन इन ईवीएस? तो जजिंग द आंसर गिवन बाय चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग, डिस्कस व्हाट वी हैव लर्न गिवन इन द एंड ऑफ ईच चैप्टर ऑफ ईवीएस टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास 5, या यूज इंडिकेटर फॉर असेसमेंट, या क्वालिटेटिव असेसमेंट फॉर चिल्ड्रंस लर्निंग। यानी निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को आकलन में दूर करना चाहिए? किसको दूर करना चाहिए बच्चों के आकलन में? तो इसका जजिंग द आंसर गिवन बाय चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग, यानी बच्चों के उत्तर को सही या गलत का आंकना। किसी भी टीचर को इसको अवॉइड करना चाहिए। किसको अवॉइड करना चाहिए? बच्चों के उत्तर को सही या गलत में आंकना।
सही या गलत नहीं, सबसे पहले बच्चा जवाब देना सीखे, ठीक है, उस पर फोर्स करना चाहिए। बच्चा बोलना तो सीखे, बोलने के बाद सही या गलत वो तो बाद में देख लिया जाएगा, पहले बच्चा बोलना सीखे। बोलने के बाद उस बच्चे को उस टॉपिक के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, क्या नॉलेज है, वो खुलकर अपना एक्सप्रेस करना सीखे। मेन ये होता है ईवीएस का इंपॉर्टेंस, यानी बच्चों के उत्तर को सही या गलत आंकना ये सही नहीं है, ठीक है, इसको अवॉइड करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट सही है। 85 पे आते हैं। अ टीचर ऑफ क्लास 5th कंडक्ट एन एक्टिविटी इन विच ही आस्क हर चिल्ड्रेन टू ड्रॉप सम शुगर ऑन द ग्राउंड एंड आस्क देम टू वेट अंटिल द एंड कम्स देयर। चिल्ड्रेन कैन बी गिवन मीनिंगफुल लर्निंग फ्रॉम दिस एक्टिविटी इफ टीचर, यानी कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों को फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने तक का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने मिल सकता है यदि शिक्षक, यानी ऐसा शिक्षक क्या करे कि उसको बच्चों को सीखने को मिले, ऐसा क्या करना है, तो इनकरेज हिज और हर चिल्ड्रेन टू ऑब्जर्व द एक्टिविटी। क्या? इनकरेज हिज और हर चिल्ड्रेन to observe the activity, encourage his or her children to share their experience, encourage her or his children to observe, share their experience, follow by discussion। देखिए, सिर्फ ऑब्जर्व करने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ शेयर करने से कुछ नहीं होने वाला, क्या क्या होना चाहिए? ऑब्जर्व भी करना, शेयर भी करना और अपना एक्सपीरियंस भी डिस्कस करना, यानी ऑप्शन 3 एकदम सही है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा करें और उस पर चर्चा करना। ओके, ऑप्शन 3 सही है। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 86। कंसिडर्ड द फॉलोइंग लिस्ट: टोर्टोइस, क्रोकोडाइल, क्रो, डक, फिश। इन द लिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर, यानी कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इन सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो कौन सा दूसरों से भिन्न है? जाहिर सी बात है, आंख बंद करके बता सकते हैं। क्या? क्रो, कौवा। रीजन? फिश पानी में रहता है, क्रोकोडाइल पानी में रहता है, टोर्टोइस पानी में रहता है, वाटर में ये सब रहते हैं, यानी मछली, घड़ियाल, कछुआ तीनों पानी में रहते हैं, ठीक है। कछुआ बाहर भी रहता है, अलग बात है, लेकिन वो मेनली पानी में भी रह सकता है, लेकिन कौवा पानी में नहीं रह सकता, इसलिए डिफरेंट है, अलग है। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 87 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हांगकांग, मतलब मैच करना है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। हांगकांग और सिटी या स्टेट को मोस्ट लाइक फूड, यानी कौन सा सिटी क्या खाना पसंद करता है वो देखते हैं। तो हांगकांग क्या खाना पसंद करता है? तो आपको जब इस टाइप का क्वेश्चन हो जाए तो याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो किसी भी एक चीज़ को पकड़ लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर हम पकड़ते हैं, हाँ, तो हांगकांग को पता है कि सांप, गोजर, बिच्छू ये सब खाते ही रहते हैं हांगकांग वाले, सभी को पता है दोस्तों। तो सीधे सीधे ए का पांचवा मिल गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं कि 1-2 मिला लेते हैं। ए का पांचवा मिल गया, अब ए का पांचवा देख लीजिए कहाँ कहाँ, अरे बपैयन, ये तो बवाला है। ए का पांचवा 3 जगह है, यानी एक तो फ़ायदा मिला कि चौथा एलिमिनेट हो गया। अब 3 में से देखना है, चलिए देखते हैं। अब इसमें हमें केरला देख लेते हैं। अच्छा, केरला वाले क्या खाते हैं? केरला वाले बॉइल्ड टोपियोको। ये टोपियोका क्या है? टोपियोका एक रूट है, एक प्लांट का रूट होता है जो कि केरला वाले खाते हैं करी के साथ, ठीक है। टोपियोका क्या है? टैपियोका एक रूट होता है पेड़ का जो कि केरला वाले खाते हैं, ठीक है। तो ये बी का सेकंड कहाँ पे है? बी का फर्स्ट कहाँ पे है? तो देख लेते हैं। अच्छा, ये मिल गया हमें ऑप्शन नंबर 2 में, ए का 5th और बी का 1st। यहीं से हम मार देंगे, दूसरा ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बी का 1st ये केरला में ही बेसिकली ऐसे प्लांट होते हैं जो जिसका आप रूट खाते हैं, वो भी बॉइल्ड करके, ठीक है। टैपियोका क्या है? टैपियोका एक प्रकार का रूट है, एक प्लांट का रूट है जो कि नॉर्दर्न रीजन वाले यानी केरला वाले खाते हैं बॉइल्ड करके। तो ये आप याद रखिएगा, हांगकांग वाले स्नैक्स वगैरह खाते हैं। तो आपको मिल गया ए का 5वां, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। ऑप्शन 2 करेक्ट। Now move on to the question number 88. Which one of the following bird species move its neck back and forth with a jerk?
यानी नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैना। कौन करती है? मैना। याद रखिएगा, मैना क्या काम करती है? जब मैना आगे चलती है तो उसकी गर्दन आगे पीछे होती है। जब मैना मूव करती है, चलती है, तो उसकी गर्दन आगे पीछे झटके से होती रहती है। ध्यान दिया होगा आपने। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आउल के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आउल यानी उल्लू जो है अपनी गर्दन को 270 डिग्री रोटेट कर सकता है। आउल क्या कर सकता है? 270 डिग्री रोटेट कर सकता है। 270 डिग्री अपनी गर्दन को 270 डिग्री रोटेट कर सकता है। कौन? आउल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 यानी मैना। क्वेश्चन नंबर 89। इन राजस्थान द विलेजेस लिव मड हाउस विथ रूफ्स ऑफ थ्रोनी ब्रुशेस। इन मनाली हाउसेज आर मेड अप ऑफ बैम्बू पिलर। इन लेड 2 फ्लोर्स हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन। द ग्राउंड फ्लोर इज फॉर एनिमल एंड स्टोरिंग नेसेसरी थिंग। यानी इसमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है कौन सा है। राजस्थान के गांव के लोग मिट्टी से रहते हैं। बिल्कुल सही है यार, ये राजस्थान में गांव के लोग किससे रहते हैं? मिट्टी से रहते हैं। मिट्टी के घरों में बेसिकली रहते हैं। मिट्टी के घरों में जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं, तो ये तो सही है। फिर इन मनाली हाउसेज आर मेड ऑफ बैम्बू पिलर। देखिए, मनाली में सिर्फ बैम्बू पिलर से नहीं है, सिर्फ बैम्बू पिलर यहाँ दे रहा है, बल्कि क्या है, बैम्बू पिलर के साथ साथ स्टोन भी है। याद रखिएगा, इसमें क्या है, उसके साथ साथ स्टोन भी है। क्या है? स्टोन। तो अगर स्टोन होता तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता, लेकिन इसमें स्टोन नहीं, सिर्फ बैम्बू दे रहा है, तो बैम्बू पिलर नहीं होता, उसके साथ साथ स्टोन भी होता। तो ऑप्शन नंबर बी तो आप हटा ही दीजिए। फिर क्या? इन ले 2 फ्लोर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन। हाँ ठीक है, इसमें स्टोन्स भी रहते हैं, 2 फ्लोर्स के रहते हैं, बिल्कुल सही है। यानी ए और सी किस में दिख रहा है आपको? थर्ड में दिख रहा है। यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 ए और सी बिल्कुल सही है। राजस्थान के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी छतें कंटीली होती हैं, और लेह 2 फ्लोर हाउस बनाते हैं, ईंट से बनाते हैं, और नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर किसके लिए कर देते हैं? अपने एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए। बिल्कुल सही, ए और सी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट। यानी हाथियों के विषय में नीचे दिए गए स्थानों पर विचार कीजिए। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप 2 to 4 आवर ओनली अ डे। अच्छा, इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर जानने के लिए हमें एलिफेंट्स के बारे में एक शॉर्ट नोट्स आपको मैं प्रिपेयर किया हूँ, वो आपको शॉर्ट नोट्स शेयर करता हूँ। पहले उसको पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद इसका आंसर ऑप्शन में ढूंढते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट देखते हैं, नोट्स देखते हैं। हेंस एलिफेंट डू नॉट रेस्ट फॉर, ये बिल्कुल सही है। क्या कि 2 से 4 घंटे ही सोता है, बिल्कुल सही। फिर एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 ग्राम, ये तो बिल्कुल 200 केजी। एक एडल्ट एलिफेंट 200 केजी से ज़्यादा नहीं, 200 केजी नहीं खाता है, बिल्कुल गलत है ये, 200 केजी नहीं खाता, नोट्स में आपने देखा है। दे लव टू प्ले विथ मड, बिल्कुल सही है। इन एलिफेंट हर्ड, यानी ए भी सही है, सी भी सही है। इन एलिफेंट हर्ड ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइडेड एवरीथिंग, बिल्कुल सही। यानी ए सी डी आपको दिख रहा है कहीं? हाँ, ऑप्शन नंबर 3 यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, ACD। दैट सॉल्व। अब 91 से 61 to 90 क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 61 से 90 तक हमने फिनिश कर लिया, यानी EVS पार्ट फिनिश हो चुका है। मिलेंगे इसके आगे के वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे लैंग्वेज 1 एज इंग्लिश। ओके, जय हिंद, जय भारत।